उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस तरह जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल फूल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। जय हिंद, जय कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज समाप्त हो गया। 2 दिन तक बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर गरजे। अहमदाबाद में पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे बैठक हुई। बुधवार को दूसरे और आखिरी दिन कांग्रेस नेताओं ने साबरमती रिवरफ्रंट के किनारे अहम सेशन में पार्टी के भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही न्याय पथ और गुजरात चुनाव को लेकर 3 प्रस्ताव पास किए। इस अधिवेशन को किसी ने कांग्रेस की सियासी सर्जरी का नाम दिया तो किसी ने इसे पार्टी में नई जान फूंकने की कवायद बताया। इसके बहाने कांग्रेस की कमजोरी वाले खूब पन्ने पलटे गए। कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन की तुलना की गई, लेकिन किसी ने भी इस अधिवेशन के दूसरे पहलू की तरफ झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, किसी की भी कोशिश को हर बार नकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई गिरकर उठने की कोशिश करता है तो उसके पॉजिटिव पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। जैसे सोहन लाल द्विवेदी की कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कांग्रेस की रणनीति भी कुछ यही है और इसीलिए उसने बीजेपी के खिलाफ उसी के गढ़ गुजरात से नई ताल ठोकी है। दरअसल कांग्रेस ने इस अधिवेशन से 4 वर्गों को 4 तरह का संदेश देने की कोशिश की है। पहला संदेश बीजेपी को, दूसरा सहयोगी दलों को, तीसरा वोटर्स को और चौथा कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को। इस अधिवेशन से कांग्रेस ने बीजेपी को यह संदेश दिया है कि वो उसकी नीतियों का डटकर विरोध करती रहेगी, बीजेपी के गढ़ से ही उसे काउंटर करेगी। दूसरा संदेश कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को दिया है कि कांग्रेस ही वही पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, उससे डटकर मुकाबला कर सकती है। तीसरा, कांग्रेस ने वोटर्स को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वही विपक्ष की आवाज को मजबूत ढंग से उठा सकती है। कांग्रेस के पास देश के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच है या फिर विजन। चौथा, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस का संदेश ये है कि नई ताकत के साथ सियासी लड़ाई को जारी रखना है, चुनावी हार से हताश होकर हौसलों को पस्त नहीं पड़ने देना है। राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है, बाकी पार्टी उन्हें नहीं रोक सकती। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। कांग्रेस ने 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन किया है। इससे पहले गुजरात के भावनगर में साल 1961 में आखिरी अधिवेशन हुआ था।
गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, लेकिन सरदार पटेल इस सूबे की धरती पर सबसे बड़े किरदार रहे हैं। ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर महात्मा गांधी के कार्यकाल का भी शताब्दी वर्ष है। कांग्रेस बीजेपी के बीच एक लड़ाई सरदार पटेल की विरासत को साधने की भी है। गुजरात में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर चल रही है। अब उसी धरती को अपनी कर्मभूमि बनाकर कांग्रेस आखिर क्या करने जा रही है, इसको राजनीति के जानकार अलग अलग तरीके से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने गुजरात से पार्टी के लिए एक नई रणनीति का खाका तैयार किया है। अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसे गुजरात में कांग्रेस क्यों इसका नाम दिया गया है। कांग्रेस अधिवेशन के पोस्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फोटो है और उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पोस्टर में शोभायमान है। कांग्रेस ने महापुरुषों की इन तस्वीरों के जरिए गुजरात से पूरे देश को बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये है कि कांग्रेस अपनी विरासत को साथ लेकर भविष्य का विजन तैयार करेगी। अपनी विरासत के प्रतीकों को बीजेपी की राजनीति का हथियार नहीं बनने देगी। नेहरू और पटेल को लेकर बीजेपी के नैरेटिव का आक्रामकता के साथ काउंटर किया जाएगा। 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की ये रणनीति काफी अहम मानी जा रही है। दशकों बाद अहमदाबाद में कांग्रेस के इतने सारे होर्डिंग्स और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, जो हार के बाद पस्त पड़े कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम कर रहे हैं। जो गुजरात बीजेपी शासन का मॉडल स्टेट है, दशकों से उसकी राजनीति का गढ़ है, कांग्रेस ने उसी गढ़ में बीजेपी को ललकारने की कोशिश की है। इसके बड़े सियासी मायने हैं, जैसे ये रणनीति पारंपरिक राजनीति के बजाय प्रतीकात्मक राजनीति की है। कांग्रेस ने इसके जरिए बीजेपी पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। ये गुजरात में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद है। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश है। गुजरात में आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ गवर्नमेंट जरूर बनाएंगे। शक्ति सिंह, तुम्हारी शक्ति दिखाओ, सबको साथ लो और हम आपके साथ हैं, सब मिलके काम करेंगे। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि वो अब नेहरू पटेल जैसे किरदारों के मामले में बीजेपी को वॉकओवर नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी लगातार नेहरू पटेल के बीच मतभेद की बातों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरती आई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कांग्रेस नेताओं की दूरी को भी मुद्दा बनाती आई है। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, 3 लोगों ने नोटा किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? अब कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के इस नैरेटिव को काउंटर करने की है, साथ ही सरदार पटेल की विरासत को साधने की है। जहां हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आरएसएस के कार्यालय में पटेल के खिलाफ एचवी शेषाद्री की किताब मुफ्त में बांटी जाती है। मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम से बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा। ये हमेशा सरदार पटेल के खिलाफ रहे हैं। सरदार पटेल के प्रति उनके प्रेम को देखकर हम तो अभिभूत हो गए। पहली बार कांग्रेस के मंच से पटेल की चिंता की गई, अच्छी बात है। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? कांग्रेस जानती है कि विरोधियों के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देने का साहस दिखाना उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जबरदस्त असर डालेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने गुजरात का रुख किया है। इसके अलावा कांग्रेस अब अपनी निचली इकाई को सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि जिलाध्यक्षों को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है और इन्हीं जिलाध्यक्षों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने की भी तैयारी पार्टी कर रही है। आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने अपने ही नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे कि गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के लिए लड़ता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी के इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि पार्टी गुजरात में अधिवेशन करेगी और यहीं से कार्यकर्ताओं की नई भूमिका का मार्ग तैयार करेगी।
कांग्रेस के गुजरात मंथन की पहली परीक्षा बिहार के चुनाव में होगी, जहां अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस अधिवेशन के बाद से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नए सियासी प्रयोग करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव के खिलाफ सेकुलर शब्द की जगह राष्ट्रीय सौहार्द शब्द का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस ओबीसी, ईबीसी, दलित वर्ग की तरफ विशेष फोकस करेगी। मुस्लिम, ईसाई समेत अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस ये चिंता नहीं करेगी कि बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है। आज राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए ये सारे मंत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए हैं। राहुल ने अपने भाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया है उनमें जाति जनगणना, ओबीसी, ईबीसी, दलित, वक्फ कानून, ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, मणिपुर हिंसा, टैरिफ वॉर, संविधान और पीएम मोदी के खिलाफ 56 इंच का सीना वाला प्रहार शामिल है। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को कितनी भागीदारी मिलती है। आप छुपाइए जितना छुपाना है। हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।